हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एक्स वाई जेड में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका आरएसी की जो क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं और आपके आरएसी के अब तक जो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है उस सब्जेक्ट के आपके लगभग 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कल मैंने करा दिए थे। चैप्टर 2 आपके कंप्लीट करा दिए थे। आज हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 3 से। कौन से? चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है और कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट आपका किस प्रयोग में लिया जाता है, ये सभी डिटेल में हम इसमें बात करने वाले हैं और आपको अच्छे तरीके से मैं इसमें डिफाइन करके बताऊंगा। देखिए, आप नोट्स साथ के साथ बनाते रहें और आज कोशिश करेंगे हम कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लेक्चर की पीडीएफ है वो आज प्रोवाइड कराएंगे। जो आपके नोट्स की पीडीएफ है वो हम प्रोवाइड कराएंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 आप आज का आपका जो चैप्टर नंबर 3 है काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में आज कंप्लीट करा देंगे। तो इस लेक्चर की जो आज का लेक्चर होगा इसकी जो पीडीएफ होगी आपको वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले जो नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड लाइक एंड शेयर कर देंगे। और आप सभी लोग भी अपने कॉलेज ग्रुप हॉस्टल ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं वो इस वीडियो को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट जनरली आपने देखा होगा जो आपके घरों में फ्रिज होते हैं, फ्रिज उनमें जो गैस जो आपका कंप्रेशन होता है, कंप्रेसर कंप्रेसर में जो एक कहते हैं आप गैस भरी जा रही है, वही क्या होता है आपका एक रेफ्रिजरेंट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? रेफ्रिजरेंट का कार्य करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो प्रसारण के दौरान एक्सपेंशन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है। जो इवेपोरेटर होता है आपका, इवेपोरेटर जो रेफ्रिजरेंट में आपका इवेपोरेटर लगा रहता है। इवेपोरेटर एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि सपोज ये आपका कंप्रेसर हो गया, यहाँ आपका इवेपोरेटर हो गया और यहाँ आपका हो गया कंडेंसर और ये आपका एक्सपेंशन वाल्व हो गया। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, जब इवेपोरेटर से निकल के कंप्रेसर में जो आपका रेफ्रिजरेंट जाता है तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, साइकिल प्रोसेस चलता रहता है। साइकिलिंग प्रोसेस आपका ये चलता रहता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका इवेपोरेटर है ये। तो इवेपोरेटर ये कह रहा है प्रसारण के दौरान, तो जो आपका इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट जाता है तो क्या करता है? वो प्रसारण करता है, एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करेगा तो वहाँ की जो हीट है ना, उस हीट को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट रखा हुआ है, उस प्रोडक्ट की हीट को क्या करेगा? वो अवशोषित कर लेगा इवेपोरेटर। क्या कर लेगा? इवेपोरेटर उसको अवशोषित कर लेगा। जब उसको अवशोषित करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो जाएगी? यहाँ पे आपकी कूलिंग प्रोवाइड हो जाएगी। क्या? कूलिंग प्रोवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? कूलिंग प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद देखिए क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित अवशोषित करता है तथा संघनन के दौरान ऊष्मा को निष्कासित करता है। संघनन के दौरान, कंडेंसिंग के दौरान, जो कंडेंसिंग लगा रहता है आपका, उसके दौरान क्या करता है? निष्कासित करता है। यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है। ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसकी तरह कार्य करता है? ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है। समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको। जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है क्या है? एक प्रकार का पदार्थ होता है, एक मटेरियल होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रसारण के दौरान, मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट है, जब उसमें इवेपोरेटर में जाता है, वाष्पित्र में जाता है, तो वो क्या करता है? प्रसारण करता है, मतलब एक्सपेंड करता है। तो जिस दौरान वो क्या करता है? वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करता है। कूलिंग कब प्रोवाइड करेगा? जो आपने फ्रिज में अपना कोई भी आपने वस्तु रखी, फ्रिज में कोई भी आपने पदार्थ फ्रिज में रखा, तो उस पदार्थ की हीट को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। जैसे ही उसको अवशोषित करेगा तो वो पदार्थ और वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वहाँ का पदार्थ और वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा? आपका ठंडा हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये कह रहा है कि उस ऊष्मा को अवशोषित करता है तथा संघनन
संघनन के दौरान ऊष्मा को निष्कासित करता है। जो आपका कंडेंसिंग लगा रहता है कंप्रेसर के बाद, जो कंडेंसिंग लगा रहता है, कंडेंसर लगा रहता है, जैसे कि ये आपका कंप्रेसर, ये आपका इवेपोरेटर है, और ये आपका यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो देखिए जब इवेपोरेटर है, ये है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से जब आप निकलेगा तो किस में आएगा, वो आपका कंप्रेशन में आ जाता है, कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हाई होने पर फिर ये किस में आता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्या कार्य होता है, जो इसकी जो हीट है उसको क्या कर देता है, ये निष्कासित कर देता है, हीट को निष्कासित कर देता है। एच जो हीट है आपकी उसको क्या कर देता है, ऊष्मा को निष्कासित कर देता है। तो यही इसमें ये बता रहा है आपको, इस दौरान आपका ये क्या हो जाता है, हीट को निष्कासित करता है, निष्कासित करता है। यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद आ जाता है रेफ्रिजरेंट ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमान से करता है तथा उसे उच्च तापमान की ओर प्रवाहित करता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ऊष्मा को निम्न तापमान से निष्कासित करता है और उच्च तापमान की ओर प्रभावित करता है। कैसे, निम्न तापमान से निष्कासित करेगा, उसे लो टेम्परेचर से निष्कासित करेगा और उसको उच्च तापमान की ओर प्रभावित करेगा। अब देखिए ये समझने का एक यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको एक मतलब परसों परसों का लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें बताया था मैंने आपको कि आपके जो मैंने डायग्राम बताया था, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहीं पे। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है कंडेंसर, और यहाँ लगा हुआ है कंप्रेसर, यहाँ लगा हुआ है आपका एवेपोरेटर, और एक यहाँ लगा हुआ है आपका। तो देखिए ये कह रहा है रेफ्रिजरेंट ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमान से करता है तथा उसे उच्च तापमान की ओर प्रभावित करता है। तो जब आपकी कंप्रेशन से निकल के इवेपोरेटर में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, जो कंप्रेशन में आएगा तो उसमें कंप्रेशन होगा तो उसका तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे आपके, हाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। फिर आपका कंडेंसर में क्या कार्य होता है, उसका टेम्परेचर क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, प्रेशर वही रहता है। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये मैंने आपको बताया था, किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ तक प्रोसेस रहता है आपका लिक्विड फॉर्म में। फिर इसके बाद ये इसमें आता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये लिक्विड प्लस उसमें मिक्स हो जाता है। किसमें, लिक्विड प्लस वाटर में मिक्स हो जाता है, लिक्विड प्लस वाटर में, वेपर में मिक्स हो जाता है, लिक्विड प्लस वेपर में, लिक्विड प्लस वेपर में, लिक्विड प्लस वेपर में मिक्स रहता है, मिक्स रहता है। इसमें आने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है यहाँ पे लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, लो टेम्परेचर, लो रहता है टेम्परेचर यहाँ पे। यहाँ पे जब लो टेम्परेचर रहेगा तो उसका कहने का मतलब है, जो जब यहाँ से लो टेम्परेचर निकालेगा तो किसकी ओर निकालता है, वो हाई टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर की ओर। किसकी ओर निकालता है, हाई टेम्परेचर की ओर। किसकी ओर निकालता है, यहाँ से हाई टेम्परेचर की ओर निकालता है। जो आपका यहाँ पे लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर है यहाँ पे, उसको किसकी ओर प्रभावित करता है, ये हाई टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर की ओर प्रभावित कर देता है। ये मैंने आपको ऊपर जो मतलब परसों के लेक्चर में आपका जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें अच्छे तरीके से एक डायग्राम मैंने बताया था, वो उसको आप दोबारा से देख लें एक बार, तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कि इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, नोट्स में भी आप साथ के साथ इसे लिखते चलें। रेफ्रिजरेंट ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमान से करता है तथा उसे उच्च तापमान की ओर प्रभावित करता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, किसकी ओर करता है, उच्च तापमान की ओर प्रभावित करता है। अब देखिए एक नोट पॉइंट डाल के लिखिए, एक नोट पॉइंट डालिए और वहाँ पे लिखिए आप फिर कि नोट डाल के लिखिए, क्या लिखेंगे कि आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है, प्राकृतिक बर्फ और बर्फ एवं नमक के मिश्रण को क्या माना है, पहला रेफ्रिजरेंट माना गया है। किसको, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक बर्फ, जो आपकी नेचुरल बर्फ होती है, और बर्फ एवं नमक के मिश्रण को पहला रेफ्रिजरेंट माना गया है। क्या माना गया है, पहला रेफ्रिजरेंट माना गया है। आपके एग्जाम में कभी कभार पूछने को आ जाता है एग्जाम में, और आपके आगे की भी कंपटीशन एग्जामों में ये पूछा जाता है कि
कि पहला रेफ्रिजरेंट किसे माना गया है, या प्राकृतिक बर्फ आपका कौन सा रेफ्रिजरेंट है, तो इस टाइप से आपसे पूछेगा। तो प्राकृतिक बर्फ आपने देखी होगी, जो पहाड़ों पे बर्फ जमती है, उस टाइप से जो बर्फ होती है वो क्या होती है, वो आपकी क्या है, एक रेफ्रिजरेंट माना गया है, पहला रेफ्रिजरेंट माना गया है। बर्फ एवं नमक के मिश्रण को हम क्या करेंगे, पहला रेफ्रिजरेंट भी कह सकते हैं। किसको? बर्फ एवं नमक के मिश्रण को। अब देखिए यहीं से एक पॉइंट और बन जाएगा आपके आगे के लिए, जो आपके आगे अब एक और भी ये हेडिंग आएगी कि नमक एवं पानी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, नमक एवं पानी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन बिलियन कहते हैं, ब्राउन बिलियन कहते हैं। ठीक है ना, ये आपके नेक्स्ट अभी आने वाले होगा इसी चैप्टर में। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, कि आपकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट के गुण क्या क्या होने चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट के गुण, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में आपके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर एक पर है आपका निम्न उबालक बिंदु, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट आपका होना चाहिए उसका, मतलब उसका क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपका उच्च क्रांतिक तापमान, मतलब हाई क्रिटिकल टेम्परेचर उसका होना चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर उसका बना रहना चाहिए, क्रांतिक बिंदु पर हाई टेम्परेचर उसका बना रहना चाहिए। तीसरा है आपका उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए उसमें, किसकी? उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। चौथा है आपका निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, किसकी? निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। इसके बाद देखिए पांचवा है आपका निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन, निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन आपका उसका होना चाहिए। और नंबर 6 पे है आपका धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, किससे? धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, क्षरण रहित होना चाहिए, मतलब धातु से क्या होना चाहिए, क्षरण रहित होना चाहिए। मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट है और आपका जो जो आपकी धातु लगी हुई है, जैसे कंप्रेसर की कोई भी धातु हो गई, और आपका इवेपोरेटर हो गया, वो कंडेंसर हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर आपका इवेपोरेटर यहाँ लग गया, तो इनमें जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो इन धातुओं के संपर्क में आने पर जंग ना लग जाए या कुछ अभिक्रिया ना कर ले, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ज्वलनशील रहित एवं विस्फोटक नहीं होना चाहिए। आपका रेफ्रिजरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिक तापमान पे क्या हो जाए, जल जाए या क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आठवां है आपका जहरीला नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा घरों में जो गैस, फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है, अगर वो लीक हो जाए तो क्या अगर वो जहरीली होगी तो वहाँ अगर वो लीक हो जाएगी उस टाइम पर, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो जहरीली गैस का शिकार हो जाएंगे, जिससे कुछ भी हो सकता है। तो क्या नहीं होनी चाहिए, जहरीली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्न लागत होनी चाहिए। कौन सी? निम्न लागत होनी चाहिए। निम्न लागत की आपकी होनी चाहिए वो, और मतलब आपके आसपास वो उपलब्ध होनी चाहिए, आपके आसपास की जो मार्केट्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। 10वां है आपका दुर्गंध रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी इस टाइप से स्मेल ना आए कि आपका जो एरिया है वो दुर्गंधित हो जाए, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है कुछ उसकी, किसकी? रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टियों को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। प्रॉपर्टी सिंपल है, आप आसानी से लिख के इनको अपने नोट्सों में लिख लेंगे। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। स्टार्ट लगा के इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अब आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो गया है टॉपिक। जो प्रॉपर्टी थी वो भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, और आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन स्टेप से आ सकता है कि रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं तथा इसके गुण एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, इस टाइप से भी आ सकता है और आपका अदर टाइप से भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की। तो रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण, आपके दो प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक रेफ्रिजरेंट और दूसरा होता है आपका द्वितीय रेफ्रिजरेंट, मतलब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या क्या आपका होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की। क्या करेंगे? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की। सबसे पहले बताऊंगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, नंबर 1 डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं? तो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीधे रूप से भाग लेते हैं, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीधे रूप से भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राथमिक
रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब सीधे रूप से कौन कौन से रेफ्रिजरेंट भाग लेते हैं, तो नंबर 1 पे आता है आपका हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, नंबर 2 पे आता है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, नंबर 3 पे आता है कार्बनिक रेफ्रिजरेंट और नंबर 4 पे आता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, नंबर 5 पे आता है असंतृप्त कार्बन रेफ्रिजरेंट। तो ये रेफ्रिजरेंट जो होते हैं आपके क्या करते हैं, सीधे रूप से भाग लेते हैं। क्या करते हैं, सीधे रूप से भाग लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है, ये आपका हो गया प्राथमिक रेफ्रिजरेंट ये हो गया आपका नंबर 1 डालेंगे आप प्राथमिक रेफ्रिजरेंट। फिर इसमें लिखेंगे कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीधे रूप से भाग लेते हैं, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीधे रूप से भाग लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं, आप लिख भी लेंगे। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट होता है आपका, एक एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट होता है, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट होता है और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट होता है, असंतृप्त कार्बन रेफ्रिजरेंट होता है, कार्बनिक रेफ्रिजरेंट होता है। तो इस टाइप के आपके रेफ्रिजरेंट ये होते हैं। इसके बाद आता है अब नेक्स्ट टाइप आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं, आप देखिए। द्वितीयक रेफ्रिजरेंट की बात करें हम, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं आपके, तो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट ये वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडा किया जाता है तथा बाद में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा, ये वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पहले हम किस में कर लेंगे, प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के द्वारा इनको ठंडा कर लेते हैं, फिर तथा बाद में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब ये द्वितीय रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, इनको क्या करते हैं हम, पहले जो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होता है उसमें क्या कर लेते हैं हम, इनको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इनको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग में लाते हैं। तो इसमें कितनी क्रियाएं हो रही हैं, 2 क्रियाएं होती हैं। पहला प्राथमिक जो प्राइमरी है उसमें करते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेशन में करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग में लाते हैं। तो इस टाइप से ये आपका कार्य करती है। इसके बाद देखिए अब आपका आता है नंबर 1 पर डालेंगे आप हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। क्या डालेंगे, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट क्या होता है, आप देखिए। जो आपके प्राथमिक रेफ्रिजरेंट थे उनमें एक आपका रेफ्रिजरेंट था हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। क्या था, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो देखिए जो आपका ये था हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट नंबर 1 पर, ये था प्राथमिक रेफ्रिजरेंट। तो हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट देखिए, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, देखिए हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं आपके, तो 1928 में चार्ल्स कैटनिंग एवं डॉक्टर थॉमस मीगे द्वारा इसे विकसित किया गया था। किसे विकसित किया गया था, 1928 में चार्ल्स कैटनिंग एवं डॉक्टर थॉमस मीगे द्वारा इसे विकसित किया गया था। किसे विकसित किया गया था, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट को विकसित किया गया था। अब देखिए इसमें आते हैं, इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में ताप हेलोजन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन पाए जाते हैं। क्या, इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में ताप हेलोजन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन पाए जाते हैं। इस ग्रुप में 42 रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं। टोटल इसमें कितने रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं, इस ग्रुप में टोटल आपके 42 रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं। कितने, देखिए इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में ताप हेलोजन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन पाए जाते हैं। इस ग्रुप में 42 रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं। टोटल इसमें कितने रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं, 42 रेफ्रिजरेंट इसमें पाए जाते हैं। कितने रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं, टोटल इसमें 42 रेफ्रिजरेंट आपके पाए जाते हैं। अब कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट कौन से हैं आपके इसमें, कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट इसमें निम्न है। कौन से हैं, कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट इसमें आपके निम्न है। कौन से, तो देखिए पहला करेंगे हम R11 कौन सा है, पहले लिखेंगे R11, जिसका रासायनिक नाम क्या है, जिसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन आपका R11 का क्या है, रासायनिक नाम है। R11 आपका क्या है, एक रेफ्रिजरेंट है जिसका रासायनिक नाम क्या है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र है आपका CCl3F3।
तो इस टाइप से आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है R12। R12 क्या होता है? तो R12 को हम कहते हैं डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्या करेंगे? डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन का जो फॉर्मूला है आपका वो है CCl2F। क्या है? CCl2F आपका इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका R13। R13 के जो रेफ्रिजरेंट है उनका रासायनिक नाम है आपका मोनोक्लोरोट्राइफ्लोरोमीथेन। क्या है? मोनोक्लोरोट्राइफ्लोरोमीथेन, जिसका रासायनिक नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र है CClF3। क्या है? CClF3 इसका रासायनिक नाम है। क्या है? CClF3 इसका रासायनिक सूत्र है। तो आपके देखिए कभी कभार आपके एग्जाम में इस टाइप से आता है, एक क्वेश्चन बन के आएगा कि F12 रेफ्रिजरेंट का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस टाइप से भी आता है। तो आप क्या करेंगे? इस टाइप से नाम और सूत्र लिख देंगे इनके। इसके बाद आ जाता है एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं? नंबर 2 लिखेंगे आप, एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। तो एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं आपके? इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट क्या? इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। कौन से वाले का? एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट का। इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। इन पदार्थों को आसवन द्वारा, किसे आसवन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। किसके द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता? आसवन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। तो कौन से ग्रुप के हैं ये? एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट आपका। इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पदार्थों का क्या होता है? एक मिश्रण होता है। जिन पदार्थों को आसवन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, इन पदार्थों को आसवन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। तो एग्जाम्पल में आपके आएंगे जी R500 रेफ्रिजरेंट है आपका, जिसमें 73.8% रेफ्रिजरेंट होता है और 12 एवं 26.2% R152 आपका रहता है। और CCl2F2 आपका इसका फॉर्मूला है और एक आपका CH3CHF2 इसके फॉर्मूले रहते हैं। ये आपका एक हो गया और ये आपका दूसरा है, ठीक है ना। इस टाइप से ये होता है। कौन सा है ये? एजियोट्रोप है। एजियोट्रोप के बाद अब नेक्स्ट आता है आपका अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट की अब हम बात करेंगे कि अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट आपके किस टाइप से होते हैं। तो देखिए अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट की बात करें हम, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, तो अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट आपके क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं, जिनमें R717 आपका होता है अमोनिया NH3 और R718 आपका पानी रहता है जिसे H2O कहते हैं और R729 आपका वायु रहता है जिसे O2 N2 CO2 आदि का मिश्रण होता है, ठीक है ना। इस टाइप से आपके ये अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं। तो आपने देखी, आप कभी अपने फ्रिज में गैस भरवाएंगे तो वो पूछेगा कौन सा रेफ्रिजरेंट है, या वो देख लेगा अपने आप ही उसमें। तो वो उसमें एक ये नंबर लिखा रहता है R717 या R729, इस टाइप से नंबर लिखा रहेगा, तो वो समझ जाएगा इसमें कौन सा वाला रेफ्रिजरेंट डाला जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आपके कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 डालिए आप। नंबर 1 पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में नंबर 1 पर आएगा आपका पानी। यह द्वितीय रेफ्रिजरेंट होता है। क्या होता है? द्वितीयक रेफ्रिजरेंट होता है। इसका उपयोग एयर कंडीशनर, प्लांट एवं औद्योगिक शीतलन में किया जाता है। जो पानी होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं हम? वो आपका पानी कौन सा रेफ्रिजरेंट है? पहले तो ये बताइए, पानी कौन सा रेफ्रिजरेंट है? पानी आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है। कौन सा रेफ्रिजरेंट है? पानी आपका द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? एयर कंडीशनिंग में करते हैं, मतलब एसी में करते हैं, एसी प्लांट में, और आपका औद्योगिक शीतलन में करते हैं, इंडस्ट्रियल आपका कूलिंग में करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपका ये क्या होता है? पानी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब नेक्स्ट आता है आपका, इस रेफ्रिजरेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें तापमान को जल के जमा बिंदु से ऊपर रखना होता है। मतलब देखिए, जो आपके जल का प्रयोग करते हैं हम, किस में करते हैं? जल रेफ्रिजरेंट का प्रयोग कब करते हैं? इस रेफ्रिजरेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें तापमान को कहाँ करना हो? जल के जमा बिंदु से ऊपर रखना होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम तापमान को, टेम्परेचर को कहाँ पे रखते हैं? टेम्परेचर को जल के जमाव बिंदु, जल का जो जमाव बिंदु, वाटर का जो क्या है? जमाव बिंदु है, उससे ऊपर रखना हो। किसको ऊपर रखना हो? तापमान को जल के जमाव बिंदु से ऊपर रखना हो। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? वाटर का प्रयोग करते हैं। वाटर का रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? वाटर का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट आता है आपका, मैंने अभी आपको बताया था ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया था वही है ये ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन जिसे हम कहते हैं ब्राइन। तो ब्राइन किसे कहते हैं, आप ब्राइन डालेंगे स्टार्ट डाल के ब्राइन, ब्राइन डालेंगे और लिखेंगे ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन इंपॉर्टेंट है ये। यह एक मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण होता है, यह एक मिश्रण होता है जिसमें जिसमें पानी में नमक उपयुक्त मात्रा में घुला होता है। हम जानते हैं कि जब पानी में नमक मिला होता है तो विलयन का जमाव तापमान जल की अपेक्षा कम होता है। इसका जब हम क्या करेंगे, पानी में नमक मिला देते हैं तो विलयन का जो सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, आपका जो घोल है उसका जो जमाव तापमान होता है, क्या होता है, जमाव तापमान जल की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका ब्राइन होता है, ब्राइन। ये तो हो गया ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, यह मिश्रण होता है, यह एक मिश्रण होता है जिसमें पानी में नमक उचित मात्रा में घुला होता है। और हम जानते हैं कि जब पानी में नमक मिला होता है तो विलयन का जमाव तापमान जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब इसके बाद देखिए कुछ ब्राइन सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। अब आपके कुछ ब्राइन सॉल्यूशन की बात करें हम, कुछ ब्राइन सॉल्यूशन, तो कुछ ब्राइन सॉल्यूशन विलयन कौन कौन से हैं। तो पहला आपका आ जाता है सोडियम क्लोराइड, दूसरा आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा इथाइलिन ग्लाइकोल, और चौथा आ जाता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपके क्या रहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन है। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है आपका, स्टार डाल के लिखेंगे आप रेफ्रिजरेंट का नामकरण। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, हम रेफ्रिजरेंट का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे रेफ्रिजरेंट का नामकरण, काफ़ी इजी है, मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा रेफ्रिजरेंट का नामकरण हम कैसे करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पदनाम समिति ने रेफ्रिजरेंट को आर द्वारा प्रदर्शित किया। किस द्वारा प्रदर्शित किया, रेफ्रिजरेंट को आर द्वारा प्रदर्शित किया है। तो देखिए किया है, पहला आता है आपका मीथेन आधार। इसमें आर के बाद दो संख्याएं होती हैं, जैसे R11, R12, R13। कैसे, इसमें आर के बाद दो संख्याएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, मीथेन आधार कहते हैं। जैसे R12, R11 और R13। ऐसे ही आपका एथेन आधार होता है, इसमें आर के बाद तीन संख्याएं होती हैं जिसको हम कैसे कहते हैं, R111, R112, R113। तो इस टाइप से ये क्या होते हैं, आपके मीथेन आधार और एथेन आधार होते हैं। फिर सामान्य रासायनिक सूत्र हमें याद रखना है, ये वाला रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। कैसा, ये वाला रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। ये वाला जो रासायनिक सूत्र है ना, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ये वाला रासायनिक सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये वाला रासायनिक सूत्र मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस टाइप से आपको ये याद रखना है। तो ये रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है CM, मैं लिख के बताऊंगा यहाँ पे, CmHnFp और Cl Q। तो ये आपका क्या है, आपका नामकरण के लिए इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से इनको निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में अगर आएगा तो मैं आपको क्या करेंगे, हम आपको ये निकालना भी सिखा देंगे। ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ कल हम आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराएंगे कल यहाँ से। तो आपका ये चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। जो भी टॉपिक इसमें आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और आपके एग्ज़ाम भी अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस भी चलाएंगे। तो आज आपका कौन सा लेक्चर था, लेक्चर आपका आज 5 था, लेक्चर नंबर 5 चल रहा था आज आपका। और आपका चैप्टर नंबर क्या था, चैप्टर नंबर तीसरा था। ये चैप्टर नंबर 3 जो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करेंगे, आप इन जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, और जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज है। आप बुक की लैंग्वेज से आपको इस लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आप अपने नोट्स में इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे, साथ ही इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। अब इसके बाद देखिए, आप इसको जो नए आए हैं वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि देखिए आपके एक सब्सक्राइबर से ही हमारा जो हौसला बना रहेगा, और हम आपको ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।
ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नोट्स की बता दूँ मैं, नोट्स की पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको। तो आपको क्या करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि जो जो वेबसाइट बन रही थी हमारी, तो वो क्या हुआ है, अभी उस पर काम चल रहा है, तो अभी वो फिलहाल अभी नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वहाँ क्लिक करके आप आज के चैप्टर नंबर 3 का आपको क्या मिलेगा, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। कौन सा चैप्टर नंबर 3 का आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ निकाल के आप अपने नोट्स में ले सकते हैं। तो ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।